Hello and welcome to all of you on BWise Academy, an academy of knowledge. Education is just like the need of water in our life. यानी कि जीवन जीने के लिए जितना महत्वपूर्ण पानी है, उतना ही महत्व शिक्षा का हमारे जीवन में है। यदि किसी देश को डेवलपमेंट करना है, उसको डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे बढ़ना है, तो उस देश का डेवलपमेंट इस बात पर डिपेंड करता है कि उस देश का एजुकेशन सिस्टम कैसा है और उस देश में जो एजुकेशन सिस्टम के लिए पॉलिसी बनाई गई है वह कैसी है। हमारे देश में कैबिनेट के द्वारा नई एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी मिल चुकी है और अब एचआरडी मिनिस्ट्री को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाएगा। लेकिन हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी क्या उस हसीन सपने की तरह नहीं है जिसमें हम यह सपना देखते हैं कि हमें जीवन में करना तो बहुत कुछ है, लेकिन उस सपने को अचीव करने के लिए हमें यह ना पता हो कि हम डेस्टिनी तक पहुंचेंगे कैसे और उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करेंगे कैसे और उसके लिए हमें क्या करना है, तो वह सपना सपना ही बनकर रह जाता है। तो ठीक उसी तरह हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी पिछले एजुकेशन पॉलिसी की तरह कहीं सपना ही बनकर ना रह जाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? वी डिस्कस ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन दिस वीडियो, सो लेट्स स्टार्ट। आपने कई एक्सपर्ट और कई मीडिया आर्टिकल्स और कई मीडिया चैनल्स पर इन बात को सुना होगा कि लोगों का कहना है कि मोदी गवर्नमेंट अपने पिछले टर्म में जो हायर एजुकेशन के बजट में कटौती किया था, स्कॉलरशिप को कम किया था और इंस्टीट्यूशन को जो पॉलिटिसाइज करने का काम किया है, उसको छुपाने के लिए ये एजुकेशन पॉलिसी बहुत जल्दी में ला दिया गया है और इसके कई ड्रॉबैक हैं, इसके कई लिमिटेशंस हैं। ऐसा एक्सपर्ट्स क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न है। मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ डाटा शेयर करूंगा और वह सभी डाटा या तो यूएन से लिए गए हैं या तो गवर्नमेंट के द्वारा जो संसद में रखे गए हैं और एक असर नाम की संस्था है, प्राइवेट संस्था, जो कि एजुकेशन पे सर्वे करती है, या तो उसका डाटा जो है लिया गया है। अब हम बात करें कि एक्सपर्ट ऐसा कह क्यों रहे हैं, तो उसके पीछे का रीज़न है। अगर हम बात करें यूपीए 2 के सरकार की, यानी कि 2009 से 2014 तक जो मनमोहन सरकार की गवर्नमेंट थी, उसमें हम बात करें तो हमारे बजट का 3.19% जो है एजुकेशन पर खर्चा किया जाता था और जो कि जीडीपी का 0.7% है। अगर हम मोदी सरकार के टर्म 1 की बात करें, यानी कि 2014 से लेकर 2019 तक, उसमें जो है हमारे बजट का 2.7% जो है खर्चा किया जाता है और जीडीपी का 0.5%। तो कहीं ना कहीं यह बात प्रूफ होता है कि पिछली सरकार की तुलना में इस सरकार ने एजुकेशन का बजट कम किया है और उस पर कम खर्चा किया है। तो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स के बात में दम तो ज़रूर है। लेकिन इस पे आपका क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और दूसरा आपको बताना चाहता हूँ कि सर्व शिक्षा अभियान जो एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा ही 2001 में शुरू किया गया था, उसके अलोकेशन की बात करें तो उसमें भी 31% की कटौती 2017 में की गई है। और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की बात करें तो इसके में भी कटौती 71% का 2017 में देखने को मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात जो एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जा रहा है कि ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद जो सिलेबस और सिलेबस को किस तरह डिज़ाइन किया जाए, उसका पूरा कंट्रोल एनसीईआरटी और एससीईआरटी के पास चला जाएगा। और यानी कि गवर्नमेंट के पास सीधा कंट्रोल होगा कि वह सिलेबस में क्या पढ़ाना चाहती है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि सेक्युलरिज्म के चैप्टर को पॉलिटिकल साइंस से जो 11th में पढ़ा जाता है उससे निकाल दिया गया था, जब कोविड-19 की वजह से सिलेबस को रिड्यूस किया गया था, जिसके लिए एक्सपर्ट्स काफ़ी चिंता व्यक्त किए थे और अपनी परेशानी को उठाया था। तो आप सोच सकते हैं कि एक्सपर्ट्स का ऐसा क्यों कहना है कि मोदी सरकार अपनी पॉलिसियों को जो पिछले सरकार में कमी थी उसको छुपाने के लिए इस पॉलिसी को बहुत जल्दी में लॉन्च कर दिया है। अब इस पॉलिसी की कुछ लिमिटेशंस की बात करते हैं। यानी कि लिमिटेशंस की बात करें तो यह पॉलिसी कहाँ अपने आप को ही फेल करती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हायर एजुकेशन की। इस पॉलिसी में कहा गया कि जो हायर एजुकेशन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट है उसको हम 26.3 से बढ़ाकर 50% कर देंगे। अगर इस समय की हम बात करें तो 2 करोड़ ऐसे छात्र हैं जो हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट हैं,
जो कि हमारे यूथ का 26.3% है, और इस पॉलिसी में यह लक्ष्य है इसको बढ़ाकर 50% किया जाएगा, जो कि 3.5 करोड़ हो जाएगा। यानी कि हर साल 20 लाख नए बच्चे जो हैं हायर इंस्टीट्यूशन में एनरोल होते चले जाएंगे, और यह लक्ष्य 2035 तक का है। अब इतने बड़ी मात्रा में बच्चे इनरोलमेंट करेंगे तो उनके लिए हमें इंस्टीट्यूशन चाहिए होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, उनकी रिसर्च के लिए इक्विपमेंट चाहिए होगा, और उनकी रिसर्च के लिए हमें पैसे चाहिए होंगे, और सबसे बड़ी बात वेल एजुकेटेड टीचर, वेल एजुकेटेड प्रोफेसर और वेल एजुकेटेड फैकल्टी हमें चाहिए होंगी, और इन सभी के लिए हमें चाहिए होगा फंड। लेकिन इस पॉलिसी में यह कहीं नहीं बताया गया है कि वो फंड का जुगाड़ कहाँ से करेंगे, या कहा जाए वो फंड कहाँ से लेकर आएंगे। इस मुद्दे पर यह पॉलिसी पूरी तरीके से चुप है। अगली बात करें तो पॉलिसी कहाँ अपने आप को लिमिटेड करती है, स्टेट के मुद्दे पे। एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आता है, यानी कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इस पे पॉलिसी बना सकती है। लेकिन यह पॉलिसी कहीं यह नहीं बताती कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में किस तरह का कोऑर्डिनेशन होगा, और वो किस बेस पे दोनों पॉलिसी बनाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इस बात पर भी यह नई एजुकेशन पॉलिसी पूरी तरीके से चुप है, यानी कि अपने आप में ही कंफ्यूज है कि उसको क्या करना है, यह पता ही नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी बात, इस पॉलिसी में यह बताया गया है कि वो बच्चों की जो प्री फाउंडेशनल स्टेज है, यानी कि जो LKG से लेकर क्लास 5 तक बच्चे पढ़ते हैं, उनके बेसिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। यानी कि उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए काफ़ी जोर दिया गया है। यानी कि उनको स्विमिंग के लिए, डांसिंग के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, उनकी रीजनिंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए काफ़ी जोर दिया गया है। और इन सभी चीज़ों के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। यानी जैसे अगर हमें स्विमिंग सीखना है तो हमें स्विमिंग पूल चाहिए होगा, हमें डांसिंग सीखना है तो हमें डांसिंग क्लासेस चाहिए होंगे, और उन सभी के लिए हमें एक वेल एजुकेटेड टीचर चाहिए होगा। लेकिन जिस देश में 1,70,000 स्कूल ऐसे हों जो एक टीचर के भरोसे चल रहे हों, जिस देश में 70% टीचर ऐसे हों वो जिस क्लास को पढ़ाते हैं उस क्लास को पढ़ाने के लिए उनके पास नॉलेज नहीं हो, और जिस देश में 50% बच्चे ऐसे हों कि जो अगर क्लास 8 में पढ़ रहे हैं तो उन्हें क्लास 5 के बराबर भी नॉलेज ना हो, इन सभी चीज़ों को वो कैसे एड्रेस करेंगे, सभी चीज़ों को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, इस पॉलिसी में कहीं पर कुछ भी नहीं बताया गया है। यानी कि पॉलिसी मेकर या तो इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि उन्हें करना क्या है, अगर कंफ्यूज नहीं है तो इस बात को उन्हें पता ही नहीं है कि रियलिटी प्रॉब्लम ग्राउंड पर क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ लिमिटेशंस की बात करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा लिमिटेशंस इस पॉलिसी का क्या है, इसमें बात किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग एक सेंट्रलाइज एजेंसी हो जाएगी, इसमें स्टेट का कोई पार्टिसिपेशन का रोल ही नहीं है। अगर रोल है तो इस पॉलिसी में बताया नहीं गया है। इस मुद्दे को और इस टॉपिक को काउंटर करना बहुत ज़रूरी है, और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग किस बेस पर काम करेगी पॉलिसी मेकर को यह जरूर बताना चाहिए। अब हम इस पॉलिसी के कुछ मेजर सेटबैक्स, यानी कि इस पॉलिसी के ड्रॉबैक्स क्या है उसकी बात करते हैं। इस पॉलिसी में इस बात पे बहुत जोर दिया गया है कि राइट टू एजुकेशन का जो दायरा है उसको 6 साल से, जो 14 साल था उसको हम बढ़ाकर 3 साल से 18 साल कर दे रहे हैं। यानी कि LKG से लेकर क्लास 12 तक बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में फ्री में पढ़ेगा, और 100% एनरोलमेंट में जोर दिया गया है इस पॉलिसी के अंदर। लेकिन कुछ ऐसे ग्राउंड रियलिटी हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और वो क्या है सुनिए। 23 मिलियन गर्ल्स हमारे देश में ऐसी हैं जिनका एज 10 से 13 साल के बीच में है। वह प्रत्येक साल अपना एजुकेशन बीच में इसलिए छोड़ देती हैं, या तो उनके घर में पढ़ाई को उतना महत्व नहीं दिया जाता है, या तो उनके घर में उनकी मैरिज लाइफ या घरेलू काम को ज़्यादा तरजीह दिया जाता है। और 58.6 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जो चाइल्ड लेबर यानी कि बाल श्रम में लिप्त हैं, और उनकी एजुकेशन पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और ऐसे बच्चों का वो 100% एनरोलमेंट कैसे कराएंगे 2040 तक, इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। चलिए एक बात को हम मान भी लेते हैं कि 100% एनरोलमेंट बच्चों का हो भी जाता है,
यानी कि जिससे अचानक बच्चों की संख्या करोड़ों में बढ़ जाएगी और उन सभी के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, उन सभी के लिए हमें क्लास चाहिए होंगे, उन सभी के लिए हमें टीचर चाहिए होंगे, उन सभी के लिए हमें इक्विपमेंट चाहिए होंगे। लेकिन फिर से वही बात आती है, जिस देश में स्कूल खुली छत के नीचे चलता हो, एक पेड़ के नीचे पढ़ाई होती हो, जिस देश में स्कूल एक टीचर के भरोसे चलता हो, और जिस देश में स्कूल में अगर नल है तो उसमें पानी नहीं है, और जिस देश में स्कूल में टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, और उस देश के नए एजुकेशन पॉलिसी में 100% एनरोलमेंट की बात हो रही हो और ऐसे करोड़ों बच्चों को फ्री में पढ़ाने की बात हो रही हो, तो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स फिर इस बात से कंफ्यूज हैं कि उनको करना क्या है, इस बात का ही नहीं पता है, या तो फिर उन्हें ग्राउंड रियलिटी नहीं पता है, जिसको इंट्रोड्यूस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम इस पॉलिसी के कुछ इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंज है उसकी बात करते हैं। सबसे बड़ा अगर इस पूरे पॉलिसी के हाइलाइट्स की हम बात करें तो इसके मेन 2 हाइलाइट हैं। पहला हाइलाइट, हम जीडीपी का 6% खर्चा करेंगे अपने एजुकेशन पर। और दूसरे सबसे बड़ी हाइलाइट की अगर हम बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा हाइलाइट, राइट टू एजुकेशन को 3 साल से 18 साल तक कर देना। और इस इशू को तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो इसकी पहली सबसे बड़ी हाइलाइट है जीडीपी का 6%, उस पर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वो क्यों ज़रूरी है, चलिए हम बताते हैं। मैं आपके सामने एक डाटा बताता हूँ कि अभी जो करंट स्थिति है उसमें स्कूल अगर कोई एक बच्चा जाता है तो उसके ऊपर जो खर्चा आता है वो 2.35 पैसा पर डे का है। यानी कि अगर महीने की हम बात करें तो 71 रुपये प्रति महीने का एक बच्चे पर खर्चा आता है। अगर हम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की बात करें, यानी कि जो 12 के बाद जो पीएचडी स्कॉलर हैं, जो हायर एजुकेशन में जाते हैं या कुछ भी करते हैं हायर एजुकेशन में, तो उसमें प्रति बच्चे जो एक दिन का खर्चा आता है वो 28 रुपये 69 पैसे प्रतिदिन का है। और महीने की हम बात करें तो 860 रुपये 95 पैसे हैं। और अभी अभी जो 2020-21 का जो बजट ईयर है उसमें जो सरकार के द्वारा पैसा अलोकेट किया गया है वो 99,300 करोड़ रुपए बजट एजुकेशन के लिए है, जिसमें से अगर हम बात करें 59,000 करोड़ तो क्लास 1 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए है, और बाकी जितना पैसा बचा वो हायर एजुकेशन और इंस्टीट्यूशंस के लिए है। और सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात, किस बजट में उनको बिल्डिंग्स भी बनाने हैं, इक्विपमेंट भी खरीदने हैं, टीचर को सैलरी भी देना है, और नए नए रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए पैसे भी देने हैं। तो आप सोचिए कि जिस देश में बजट एलोकेशन की स्थिति इतनी खराब हो, उस देश में जीडीपी का 6% कैसे एलोकेट किया जाएगा, सोचने वाली बात है। और यह बात सोचने वाली इसलिए भी है कि 1968 में कोठारी कमीशन के द्वारा बजट का, या कहें तो जीडीपी का 6% एजुकेशन पर खर्च करने के लिए बात की गई थी, और 2020 में भी वही बात की जा रही है। यानी कि हम 50 साल पीछे जहाँ खड़े थे और आज 50 साल बाद भी वहीं खड़े हैं, और उस पिछले 50 सालों में हम जिस बात को पूरा नहीं कर पाए, तो ये पॉलिसी किस बेस पे और किस बात पर ये कहते हैं कि आने वाले 2040 में जीडीपी का 6% खर्चा करेंगे एजुकेशन पर। इसके लिए क्या रोड मैप है, क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, कुछ नहीं बताया गया है। तो कहीं ना कहीं यह हसीन सपना पुराने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तरह कहीं हसीन सपना ही बनकर ना रह जाए। दूसरा सबसे बड़ी बात, इस एजुकेशन में फ़ंड के लिए कहा गया इस पॉलिसी में कि हम सीएसआर फंड और जो फिलियंथ्रोपिस्ट यानी कि जो हमारे दानवीर हैं उनके भरोसे हम नए एजुकेशन पॉलिसी में फ़ंड की व्यवस्था करेंगे। तो आपको इस बात को बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि अगर कोई व्यक्ति आपको पैसा देता है तो बदले में आपसे कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा लेगा। तो आप सोच सकते हैं कि पॉलिसी मेकर कहाँ कंफ्यूज हैं। अगर कंफ्यूज नहीं तो उन्हें ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं है। अगर इन सभी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर लिया जाता है तो मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की कि ये वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश में होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इस ग्राउंड रियलिटी को सबसे पहले वो देखें और इस एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कैसे कराया जाए, और इसके जो ड्रॉबैक हैं
इसको कैसे कम किया जाए, इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराने से पहले इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। लास्ट में मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जैसे इस एजुकेशन पॉलिसी में प्रोग्राम को स्टार्ट करने की बात की गई है। एक छोटा सा एग्जांपल है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जहाँ 2017 में एक नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी नाम की प्रोग्राम को लॉन्च किया गया और इसके लिए बजट का एलोकेशन किया गया 3 करोड़ रुपए का, लेकिन खर्चा किया गया मात्र 30 लाख रुपए। और आज स्थिति यह है कि वह प्रोग्राम नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी का पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्योंकि फिर से वही बात कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है हमें पता ही नहीं था। और लास्ट में मैं इस चीज़ को एड्रेस करना चाहूँगा कि बहुत जगह ये बात सुनने को आ रही है कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम, कि सरकार जो है रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट कर रही है, हिंदी को प्रमोट कर रही है, इंग्लिश को नहीं बढ़ावा दे रही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल को ले लें, किसी भी स्टेट में जो चलते हैं, वहाँ 1 से 5 तक की पढ़ाई उनके रीजनल लैंग्वेज में ही होती है। यानी कि अगर वो तमिल में है तो तमिल में ही पढ़ाया जाता है, उड़िया में तो उड़िया में पढ़ाया जाता है, अगर हिंदी भाषी क्षेत्र है तो हिंदी में ही पढ़ाया जाता है। और बाकी जब वो किसी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो उनको इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। और यह केवल रिकमेंडेशन दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा इस पॉलिसी में कि आपको यह करना चाहिए, किसी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और ये जो लैंग्वेज को लेकर एक भ्रम फैलाया जा रहा है, ये टोटली फॉल्स है, इसका कोई आधार नहीं है। और इस पूरे नए एजुकेशन पॉलिसी पर आपका क्या कहना है, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस बात को भी ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।